बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम। प्रोग्राम है रूबरू और आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे बदलती हुई सियासी सूरत हाल और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के कुछ मसाइल को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे पहले पैनलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कासिम भट्ट साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ साथ कोऑर्डिनेट करेंगे वो बशीर हसन हैदर खान साहब, एंकर पर्सन है स्कर्दू टीवी के। दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा भट्ट साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, बिलखुसूस बल्तिस्तान और अस्तोर के तनाज़ुर में हम बात करें तो शुंटर पास मंसूबा एक इंतहाई अहम मंसूबा था और इस मंसूबे को एक तरह से इनकलाबी मंसूबा कहा जाता था। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की ज़ाती कोशिशों के बाद इस मंसूबे पर काफ़ी हद तक काम भी शुरू होने वाला था, लेकिन अब हम देख रहे हैं काम काफ़ी हद तक तातुल का शिकार है। आपके पास इस मंसूबे के हवाले से क्या इतलात है? हाँ जी, बिल्कुल शुक्रिया अंजुम, और आपने बड़े अहम मौजू की तरफ आज के प्रोग्राम को डाइवर्ट कर दिया है। और यकीनन हम समझते हैं कि शॉर्टर जो मंसूबा है वो गिलगित बल्तिस्तान की नस्लों का मुस्तकबिल है, इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता है। और इस सिलसिले में और चूँकि टीम बल्तिस्तान ने इस पे वाक भी की थी और हम अस्तोर से शॉर्टर भी निकले थे, और उस वाक का भी बुनियादी मकसद यही था कि सूबाई हुकूमत के जो टीम कप्तान हैं खालिद खुर्शीद साहब ने जो इनिशिएटिव लिया था हमारी नस्लों के की बका के लिए, उसको हम बढ़ावा दे दें। और यकीनन बड़ा खूबसूरत ट्रैक था और बड़ा दिलनशीन ट्रैक था, और इस ट्रैक से वाबस्ता जितनी अपॉर्चुनिटीज़ गिलगित बल्तिस्तान को मिल सकती हैं वो शायद कोई और मंसूबा जो है इसका अशर भी पूरा नहीं कर सकता है। और जिस तरह अगर हम दो बड़े मुल्कों के दरमियान की बात करें कि वन रोड वन बेल्ट, जिस तरह चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक राहदारी का मसला सी पैक की शक्ल में चल रहा है, इसी तरह ये मनसूबा गिलगित बल्तिस्तान के लिए सी पैक जैसी अहमियत रखने वाला मनसूबा था। इस मनसूबे के ज़रिए बैक वक्त जो है आप न सिर्फ पाकिस्तान के बड़े शहरों से आप कम वक्त में लिंक हो सकते हैं, बल्कि इसी रूट के ज़रिए आप जो है जो आपके तिजारती अहदाफ हैं उसको पूरा कर सकते हैं। और स्पेशली टूरिज़म के जितने बेशुमार मौके यहाँ से निकलेंगे इस सड़क की तकमील के बाद, उसका शायद अंदाज़ा आज में और आप नहीं कर सकें, लेकिन हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इसका इतराक ज़रूर रखती हैं। और अगर हमारा दावा ये है इस रूट पे ट्रैक करने के बाद कि अगर आज 10 लाख लोग जो है गिलगित बल्तिस्तान को विजिट करते हैं, तो इस रूट के बनने के बाद ये डिजिट जो है वो डबल बल्कि ट्रिपल हो सकता है, 20 से 30 लाख लोग विजिट करेंगे। और सबसे जो इसमें अच्छी बात यह थी कि आज हम सिकरदू से अगर गिलगित पिंडी की तरफ निकलते हैं तो वाया गिलगित तकरीबन जो है हमें वो 15 से 16 घंटे लगते हैं, और इस दौरान जो है वो लैंड स्लाइडिंग के खतरात हैं और दीगर बहुत सारे हादसा। अच्छा भट्ट साहब, मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। भट्ट साहब की हमारे पास वक्त बहुत कम होता है, हमने पॉइंट पे आना है। यकीनन इस रोड की बड़ी अहमियत है और इस रोड की ज़रूरत भी है एक अरसे से अस्तोर और बल्तिस्तान के हवाले से। दस सेकंड में आपसे लेना चाह रहा हूँ। खुर्शीद साहब साहब बड़ी मेहनत की, तकरीबन 2 हफ्ते बाद ये फाइल निकली पीएम हाउस से, यकीनन एक बड़ी बात थी, लेकिन उसके बाद काम कहाँ पर अटका हुआ है? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ ना अंजुम साहब, मुझे 10 सेकंड दे दें। इसमें सिर्फ 2 बातें मैं जरूरी तौर पर बताना चाहूंगा कि एक तो सिकरदू से जो 15-16 घंटे लगते हैं वो इस सड़क की तामीर के बाद 7 से 8 घंटे मैक्सिमम लगेंगे और हम रावलपिंडी और इस्लामाबाद पहुंच सकेंगे। पहला जो बड़ा एडवांटेज होगा। दूसरा जो आपने सवाल किया कि कुछ कुव्वतें मुतहरिक हो गई इस मंसूबे को सबूताज करने के लिए, तो बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जो इतलात है कि गिलगित बल्तिस्तान की हदूद में खालिद खुर्शीद साहब जो है बिल्कुल कमिटेड है इस मंसूबे के लिए, और इसका बजट भी उन्होंने एलोकेट कर दिया और बाकायदा काम भी इस पर शुरू हो गया। मौजू की तफसीलात जो है बनाई जा रही। लेकिन आज़ाद कश्मीर साइड पर बताया जाता है, मुसद्दिका रावियान के मुताबिक बताया जाता है कि कुछ गिलगित बल्तिस्तान के सियासतदान है जो आज़ाद कश्मीर के बाद अकाबरीन के साथ मिलके वो वहाँ पर इस मंसूबे को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर की हुदूद में जब दाखिल होगी हमारी ये सड़क, तो वहाँ पे एनओसी का मसला है, और एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करवाने में कुछ हमारे लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर इस मंसूबे को खराब करना चाहते हैं। ठीक पॉइंट आपका पहुंच गया। अभी बशीर हसन हैदर खान साहब की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी गहरी नजर है इनकी भी, क्योंकि आप खुद भी एक तरह से इकोनॉमिस्ट हैं और माशी सरगर्मियों पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के क़याम को अब तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने वाला है।
माशी लेवल पर गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और गिलगित बल्तिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए किस तरह की सरगर्मियां जरूरी हैं? बहुत शुक्रिया अंजुम। जैसे गिलगित बल्तिस्तान का आप इकोनॉमिकली आप पूछ रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तो सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली मैं ये बड़े मुझे दुख से और दर्द से हमेशा मैं कहता हूँ कि हम हमेशा वफाक पर डिपेंडेंट होते हैं। वफाक के रिलीज से, गवर्नमेंट के चेंज होने के साथ हमारे डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल बजट्स रोक दिए जाते हैं, तो हमारा मुस्तकबिल जो है वो वफाक से वाबस्ता है। वफाक के गवर्नमेंट चेंज होने के बाद वहाँ से जो हमारे डेवलपमेंटल बजट्स आते हो, नॉन डेवलपमेंटल बजट्स आते हैं, वो रुक जाते हैं। और हालिया जो करंट सिनेरियो के तनाजुर में कहता हूँ कि ओवरऑल जो है ना, जो पाकिस्तान इटसेल्फ इकोनॉमिकली ब्लीड कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में समझता हूँ कि इस टाइम पे इकोनॉमिकली आईसीयू में है। हमारे जितने भी डेवलपमेंटल बजट्स के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सिक होने के करीब है, और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे, आपके ब्रिजेस है, आपके रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशनल सेक्टर पे जितने भी लोग हैं वो तकरीबन बैंकरप्ट होने के करीब है। इससे क्या होता है, डायरेक्टली आपके कॉन्ट्रैक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं, इनडायरेक्टली पूरा मार्केट, क्योंकि मार्केट से वो लोग मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं, तो पूरा मार्केट इस वक्त कोलैप्स और क्रैश होने के करीब है, और इससे बड़ा दुख होता है। और सेकंड, आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कि इस चीज़ को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करने के लिए अंजुम मैं ये समझता हूँ कि बीइंग नेशन में हमेशा ये इस चीज़ पे मैं एम्फेसाइज करता हूँ, कतर की आबादी लगभग 25 से 30 लाख है और गिलगित बल्तिस्तान की आबादी भी 25 से 30 लाख के करीब है। लेकिन आप देखें कतर आज कहाँ पर खड़ा है। डेफिनेटली वहाँ पे तेल के ज़ख़ायर हैं, जो आप भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे, और उसी ऑयल और गैस की वजह से कतर जो है ना दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में शामिल होते हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में क्या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं? क्या हमारे ग्लेशियर्स, हमारे दरिया, हमारे मिनरल्स, हमारे पहाड़, हमारे ओवरऑल लैंडस्केप दुनिया में, मैं कहता हूँ कि जिस तरह बहुत से लोग इस चीज़ को ऑन करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत है, और स्विट्ज़रलैंड की इकोनॉमी देखें, और आप गिलगित बल्तिस्तान की करंट जो है ना इकोनॉमिक कंडीशन को देखें, तो हम आज भी मैं कहता हूँ कि सब्सिडी के लिए, गंदम और आटे के लिए हमारे माएँ बहनें, हमारे बच्चे इस ठिठुरती हुई सर्दी में मैं कहता हूँ ख्वार हो रहे हैं। उसके अलावा जो है मैं आपका 2 मिनट लूँगा, बल्कि एक मिनट, 2 मिनट तो कह रहा, टाइम की स्कैर्सिटी है। मैं समझता हूँ कि हर तरह से हम देखें कहीं भी हमारा मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि हमें टूरिज्म सेक्टर पे हम फोकस करें। हमें ओवरऑल एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एक बिजनेस प्लान और इकोनॉमिकल प्लान बनाना चाहिए, ताकि हम अपने यंग जनरेशन को उनके एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें, और आने वाले कल जो है ना हम किसी पे डिपेंडेंट ना हो, हम अपने रिसोर्सेज जनरेट करें, अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर ले, जिसमें आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है कि कहीं से इंटरनेशनल सिर्फ फ्लाइट्स आएंगे, बल्कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अहमियत को समझने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें एक्सपर्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत है। और दुनिया के हर कोने में गिलगित बल्तिस्तान के इंटेलेक्चुअल से पढ़ रहे हैं, जॉब्स, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे हमें बिठाकर हमें एक ब्रॉड वे में एक बहुत बड़ा एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। और यकीनन प्लान बनाने की जरूरत है, और माशी लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान की जो पोजीशन है, जिस तरह हैदर बता रहे हैं कि कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन इसको बेहतर किया जा सकता है। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, अगर हम अपने वसाइल को बरकरार लाएं तो गिलगित बल्तिस्तान की माशी सूरत हाल तब्दील हो सकती है। बट साहब सिर्फ 2 मिनट आपके मुझे दरकार है। एक सवाल है, बुनियादी नोयत का सवाल है, जिसपे आपसे रिस्पॉन्ड मैंने लेना है। टीम कैप्टन की बात की गिलगित बल्तिस्तान के खालिद खुर्शीद साहब, जो इस वक्त वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत से काम कर रहे हैं, अखबारात में हम देख रहे हैं कि वज़रा अमूमन इस तरह का बयान दे रहे होते हैं कि हम टीम कैप्टन की सरबराही में मुत्तहिद हैं, लेकिन अखबारी हद तक तो ये नजर आता है, लेकिन अमली तौर पर टीम कैप्टन का साथ देने वाला कोई तगड़ा वजीर मुझे नजर नहीं आता। इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें अंजुम, मैं आपको इस सवाल का जवाब एक घर से मैं देता हूँ। मैं और आप, हम सब अपने अपने घरों के सरबराह है। हमारे घरों के अंदर भी छोटे मोटे इख्तलाफ फैमिली के साथ होते हैं, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आप घर के सरबराह को डिनाई कर रहे होते हैं, उसकी अहमियत को, उसकी पोजीशन को आप सिफर कर रहे होते हैं। तो सूबाई हुकूमत में भी कुछ इस तरह के इश्यूज है। कुछ वज़रा से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू होती है, उनका कहना यह है जी कि जब थोड़ा सा महसूस करते हैं कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़ते हैं जिसकी वजह से एक तो पब्लिक में थोड़ा सा उनका इमेज बन जाता है जी कि पब्लिक इश्यूज की वजह से। अच्छा, क्या पब्लिक में इमेज रहा है अभी? देखिए ये एक अलग मौजू है, और परसों हमारी जब एक ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी कि मैक्सिमम आप देखें पब्लिक का मतलब क्या है,
कि वो वोटर हैं जिन्होंने उस मिनिस्टर के ऊपर, उस एमएनए के ऊपर इन्वेस्ट किया है, वोट दिया है, एतमाद का इजहार किया है। तो अक्सर जो बड़े शहर है हमारे सिकरदू और गिलगित जो है, यहाँ पे वोट देने वाले 10 से 12 हज़ार लोग होते हैं, लेकिन तवक्कुआत का इजहार करने वाले 2.5 लाख से 4.5 लाख लोग होते हैं। तो वाकई अगर हम एज आराम से देखें, गैर जानिबदाराना तबसरा करें, तो एक एमएनए जिसको 10 से 12 हज़ार वोट मिले हैं, उस पे 2.5 से 3 लाख लोगों का दबाव है। 2.5 से 3 लाख लोगों की फरमाइशें पूरी करनी है, उन सबको बुनियादी सहूलियात देना है। तो ये मसाइल थोड़े से उभरते हैं और इसी मसाइल की वजह से ये फेड अप होते हैं और घर के सरबराह से यानी टीम कप्तान से अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं, जो बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाज़ औक़ात प्रिंट मीडिया और बाज़ औक़ात सोशल मीडिया की ज़िन्नत बनते हैं। और हमें बैठे हुए, हम बाहर जो लोग हैं, हमें लगता है जी कि वो घर में खाना जंगी चल रही होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इन्हीं लोगों ने एक टीम कप्तान को मुकर्रर करना होता है और तवक्कुआत ज़ाहिर है जिस तरह पब्लिक की अपने एमएनए से होती है, इसी तरह इनकी भी तवक्कुआ अपने टीम लीडर से होती है जी कि वो सारा दबाव बर्दाश्त करे, सारे मसाइल का हल वो तलाश करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऊंच नीच आगे पीछे ये सिलसिला जो है सियासी तौर पे ये चलता रहता है। इस पे मतलब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह मेरे दोस्त हैदर साहब को मैं सुन रहा था जी कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टक हो रहा है, तामीर और तरक्की स्टक हो रहा है। भाईजान, जब मैं हैदर साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब खुशहाली का दौर था, माजी में हमने देखा बड़े खुशहाली के दौर भी आए, तो क्या इस वक्त हमारे उन कंट्रेक्टर साहिबान ने अवामी मनसूबों को ठीक तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाया है, मेयारी तरीके से काम किया है? आज जब कुछ नहीं है तो आप कहते हैं जी कि कंट्रेक्टर जो है बेरोजगार हो गए, मार्केट ठप हो रही है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आप दोनों को आपस में लड़ाऊं। हैदर, इस पे अगर आप क्विक रिस्पॉन्ड करें। यकीनन अकाउंटेबिलिटी की बात तो होनी चाहिए। कल सीनियर मिनिस्टर से भी हमारी इस हवाले से बात हुई थी। अकाउंटेबिलिटी का आंसर होना चाहिए। जो तामीराती काम है, तामीराती बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी माजी की हुकूमतों में भी और मौजूदा हुकूमतों में भी तामीराती बजट होने के बावजूद भी तामीराती काम नजर नहीं आता। क्या बुनियादी वजह इसकी? ये डेवलपमेंटल बजट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखते हैं, जो पिछले के 10 सालों में गिलगित बल्तिस्तान में काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई, जिसमें आप सस्पेंशन ब्रिज, जितने भी वुडन ब्रिज थे वो चेंज हो गए, आपके अभी आरसीसी ब्रिजों में आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें ठीक हो गए, स्कूल्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं। और अकाउंटेबिलिटी टॉप टू बॉटम होना चाहिए, इस पर मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि वो जिस दौर में भी हो, आज का हो, कल का हो या आने वाला किसी भी लम्हे, किसी भी वर्ष में, किसी भी साल में हो, जब भी गवर्नमेंट का पैसा हो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और काम मयार पे कोई भी अगर नहीं करता, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता, कोई भी इदारा नहीं करता, तो उसको एहतसाब के कटहरे में वाकई खड़ा करना चाहिए। सही। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे पास चूँकि वक्त बहुत कम होता है, बातें बहुत सारी अधूरी रह गई और इन अधूरी बातों पर दोबारा गुफ्तगू जरूर होगी। तब तक के लिए अपने प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और ज़ीशान मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।